सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ ये सिद्धेश नाम है इनका। ये वासीम महाराष्ट्र से मेरे पास कुंडली आई है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, मंदिर अवश्य जाइए। प्रत्येक दिन शाम को, मंगलवार को भी हो, सोमवार को भी हो, प्रत्येक दिन सप्ताह के 7 दिन मंदिर अवश्य जाइए। सूर्य को अर्घ अवश्य दीजिए। जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे की सफाई खुद से करिए। आसपास कोई गाय दिखे तो ज़रूर ही उसके सुरक्षा को लेकर के सचेत रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उसे काट करके मार करके जो है वो उसका नामो निशान मिटाना चाहते हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्तिक माह, आश्विन और कार्तिक का प्रभाव, ऐसी अवस्था में व्यक्ति थोड़ा अपने मन का होता है और कई बार उसको किसी दूसरे के ऊपर थोड़े बहुत समय तक के लिए डिपेंडेबल होना पड़ता है। दक्षिणायन में जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति आत्मबल से कमज़ोर ना हो, इस बात का ख्याल रखना होगा। हेमंत ऋतु में जन्मे हैं तो प्रेमी किस्म के हैं और सौहार्द और बहुत ही ज़्यादा संतुलित होकर के जीवन को जीना चाहते हैं। मंगलवार व्यक्ति को ऊर्जावान बना करके रखे। कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, इस वजह से धन की समस्या नहीं होगी। आपने अपनी कुंडली में चेक किया आपकी कुंडली के चंद्रमा शुभग्रह हैं या पापग्रह, ये अवश्य ही चेक करिए। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति खुद का कारोबार भविष्य में अगर करना चाहे तो कर सकता है। साथ में मिलकर के कोई अगर पार्टनर के साथ व्यवसाय करना चाहे तो कर सकता है। नौकरी करना चाहे तो कर सकता है। तीनों ही दरवाजे खुले हैं। परिधि योग, वृष्टिकरण, वैश्यवर्ण और मनुष्यगण के होने के कारण व्यक्ति व्यावसायिक है, संतुलन पैदा करना चाहता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता। अब ये तो पंचांग की बात रही, जिसमें सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति मंगलवार को जन्मा है और चंद्रमा जो है वो शुभग्रह बन रहे हैं। आत्मबल कमज़ोर ना हो और कभी भी धन में समस्या नहीं है। ये कुंडली धनवान बनेगी, क्योंकि धन भाव के अधिपति मंगल मित्र की राशि में 6वें भाव में पापग्रह का जाना अच्छा माना जाता है। लेकिन लग्न में शनि राहु केतु का प्रभाव है, इस वजह से थोड़ी विलंब से, लेकिन अभी राहु की दशा चल रही है। 2026 तक जातक को लाजवर्त पहनना चाहिए। उच्च के चंद्रमा बहुत अच्छे और मंगल से केंद्र में, ये दूसरी नहीं कई गुना ज़्यादा अच्छी बात होगी। चंद्रमा का उच्च का होना, मंगल का मित्र की राशि में होना, गुरु से दृष्ट होना 6वें भाव पे, और शनि का प्रभाव चंद्रमा पे, शनि का प्रभाव शुक्र पे, शनि का प्रभाव गुरु पे। गुरु और शनि का एक दूसरे से केंद्र में होना, ये सरकार और पिता के जगह पे कई और व्यक्ति मिल जाते हैं जो पितृतुल्य स्नेह देते हैं। 9वें भाव के अधिपति मंगल का 6वें में जाना थोड़ी बहुत भाग्य में कमजोरी और भाग्य में मशक्कत थोड़ी बढ़ाएंगे, परंतु ये चूंकि पापग्रह होते हैं और 6वें भाव में पापग्रह का बैठना, भाग्य के कारक गुरु से दृष्ट हो जाने के कारण जो पहले ही हंस योग लगा रहे हैं, लग्न में शनि व्यक्ति को गंभीर और थोड़े प्रैक्टिकल नेचर का बनाएंगे। उच्च के चंद्रमा 3रे भाव में और भाग्य भाव पे उनकी दृष्टि व्यक्ति को रिकॉग्निशन, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और मंत्र जप, साधना, ध्यान, धारणा, समाधि आदि 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 और बहुत सारे सामाजिक उन्नति का लाभ देने वाले बनेंगे। अभी यही आ रहे हैं 2023 के 7वें महीने से आपकी कुंडली में राहु में चंद्रमा आ रहे हैं, और ऐसी स्थिति व्यक्ति को कई तरीके से रिकॉग्निशन देती है, उसका प्रभाव बढ़ता है, समाज में वो प्रतिष्ठापन्न होता है। और आगे आने वाली दशाएं, जैसे राहु में मंगल, उसके बाद गुरु की दशा आ जाएगी, जो इस कुंडली के लिए लग्नेश होते हैं, जहाँ व्यक्ति लग्न के अधिपति का दशा में स्वग्रही होना, 2 केंद्रों के अधिपति तो केंद्राधिपति दोष से युक्त होते, लेकिन अपनी राशि में बैठे हैं, इस वजह से कई बार ये दोष बिल्कुल ही नगण्य हो जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा। मतलब ये दोष नहीं बल्कि मजबूती बन जाए। दूसरे नंबर पे शुक्र जो नीच के बैठे हैं, जिनका प्रभाव बुध के और नीच, यहाँ पे एक कमज़ोरी यहाँ ये दिख रही है, नीच के सूर्य का 8वें भाव में बैठना व्यक्ति के आयु को थोड़ी कमज़ोरी देगा और व्यक्ति को कई बार छोटी मोटी परेशानियां पेट से और नाभि के क्षेत्र से परेशान करती हैं। नाभि के नीचे का क्षेत्र कमज़ोर होते देखा जाता है। उसके अतिरिक्त शुक्र राहु के साथ, नीच के राहु के साथ बैठने से और नीच के ग्रह के साथ, देखिए ध्यान से, नीच के शुक्र के साथ राहु बैठ रहे हैं तो इनका प्रभाव थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। उस पर शनि की दृष्टि है, इस वजह से भी थोड़ी कमज़ोरी आएगी। उस पर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, इस वजह से राहु का बल थोड़ा कमज़ोर होगा।
मतलब है कि राहु ने परेशान किया है या व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं। इसका मतलब होगा कि हमें राहु की दशा में सावधान होने की अत्यंत आवश्यकता है। शनि लग्न में, केतु राहु के प्रभाव में, और ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास आयु है, ऐसा नहीं कि आयु नहीं है, आयु है, लेकिन 75 वर्ष के बाद व्यक्ति को बीमारी घेरने लग जाती है। चतुर्थ स्थान पे गुरु का प्रभाव और चतुर्थ अष्टम भाव में नीच के सूर्य के साथ बैठने से आत्मबल की कमजोरी, बुद्धिमत्ता की कमजोरी, पिता का सुख कमजोर, पिता के रोगी होने का प्रभाव, कई बार ऐसा होता है। लेकिन पिता भाव के अधिपति पिता भाव में बैठे हैं, इस वजह से कई बार वो, लेकिन पिता का कारक मतलब सामान्यतः कुछ कमजोरी अवश्य है। इस वजह से अपने पिता के प्रभाव को मजबूत बनाने के लिए जातक को मेहनत करनी होगी, और पिता के प्रभावों को कैसे समाज में और भी एक लेवल में लेके जाया जाए, इसके लिए दिमाग लगाना होगा। एक बात बता देता हूँ, छठवें भाव में मंगल का बैठा होना, एक व्यक्ति ऐसा, चाचा चाची, मामा मामी, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आपके जीवन को वृद्धि देने के लिए तत्पर होते हैं और आपका विशेष ख्याल रखते हैं। ये स्थिति आपकी कुंडली में बनेगी। ऐसी आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो पंचम भाव के अधिपति होकर के उच्च के बैठे हैं, तो व्यक्ति यश, मान, कुल और कुल की मर्यादा, उसकी सुरक्षा और उसके प्रभावों को बढ़ाने वाला होता है। कभी भी उस पर कमज़ोरी नहीं रखता या उससे कभी भी वो नाक कटाने वाली हरकत नहीं करता है। नीच के सूर्य हैं, पेट कमज़ोर हो सकता है। गुरु और सूर्य एक दूसरे से षडाष्टक में हैं। गुरु मंगल को देख रहे हैं, कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी है, बुद्धिमत्ता अच्छी है, तर्क शक्ति, तर्क क्षमता अच्छी है, संतान का क्षेत्र अच्छा होगा, भाग्यशाली बनने का योग अच्छा बनेगा। लेकिन मंगल की दृष्टि यहाँ पे है, चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पे है, तो चंद्र मंगल योग यहाँ बनेगा। मतलब भाग्य जो अवरोध में था वो वापस चंद्रमा की दृष्टि से, नीच की दृष्टि से कमज़ोर अवश्य हो रहा है, लेकिन मंगल वापस देख रहे हैं, तो वो चंद्रमा का जो नीच भंग हुआ, जो नीच दृष्टि पड़ रही थी, उसको मंगल की दृष्टि के कारण मजबूती मिल जाएगी। क्योंकि चंद्रमा नीच राशि को देख रहे हैं, लेकिन इस भाव का अधिपति भी तो इसको देख रहा है, इस वजह से ये चीज़ मजबूत वापस हो जाएगी। और भाग्य का कारक पहले ही केंद्र में है, तो ये एक अच्छी बात होती है। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, थोड़ा धीरे और हो जाता। नवमांश कुंडली में शुक्र का केंद्र में होना, और यहाँ भी शुक्र नीच राशि में बैठे थे, लेकिन यहाँ पे वो उच्चाभिलाषी हो रहे हैं, मतलब मीन राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे राहु और मंगल कई बार व्यक्ति के दाम्पत्य को कमज़ोर करने के लिए परेशान होंगे या करना चाहेंगे, लेकिन चूंकि इस भाव का अधिपति यहीं केंद्र में बैठा है, और गुरु और शनि जैसे इस कुंडली के लिए सुख भाव के अधिपति जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति के साथ एकादशवें भाव में बैठे हैं। दो ग्रहों का प्रभाव जन्म कुंडली के पंचम भाव पे, तो शनि जो चतुर्थ भाव के अधिपति हैं एकादशवें में बैठे, तो पत्नी से लाभ और पत्नी का सुख होता है। और पंचम भाव पे गुरु और शनि का प्रभाव व्यक्ति को नौकरी करने वाली और उसी सामान्य क्षेत्र से नौकरी में आने वाली पत्नी लेकर के आ जाता है। ऐसी स्थितियां बनती है, मतलब व्यक्ति की पत्नी भी अपने पैरों पर खड़ी होने वाली और वो किसी के सहारे आगे बढ़ने वाली नहीं होंगी। वो खुद ही व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होता है, मतलब कहने का है कि वो रोजगार से युक्त होता है। दशमांश कुंडली में ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात यहाँ बनी है। यहाँ के अधिपति शनि के साथ बैठे हैं, ये डॉक्टरी योग बनाएंगे। यहाँ जन्म कुंडली में छठवें भाव के अधिपति सूर्य छठवें भाव को देख रहे हैं, ये डॉक्टरी योग बनेगा। चतुर्थ भाव के अधिपति सूर्य के साथ डॉक्टरी योग बनेगा। गुरु की दृष्टि यहाँ पे और मंगल का छठवें भाव में बैठना डॉक्टरी योग बनेगा। इनका सवाल ये भी था कि क्या डॉक्टर योग बना है, तो मैंने ये बता दिया। आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव पे अगर कहीं से भी सूर्य, शनि और राहु केतु का प्रभाव हो तो व्यक्ति डॉक्टर बनता है। छठवें भाव पे अगर मंगल का प्रभाव हो जाए या एक और अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये बात और भी ज़्यादा लागू होती है। वैसे इनकी कुंडली में सबसे अच्छा समय 2000 डॉक्टरी के क्षेत्र के लिए 2025 के जनवरी से और 23 के जुलाई से और भी ज़्यादा अच्छा होगा। आरंभ अभी राहु की दशा है, इस वजह से आपको मशक्क़त झेलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दशमांश कुंडली में जब आप देख रहे हैं तो आपके कर्म क्षेत्र में राहु यहीं आपके दैनिक जीवन के भाव में बैठे हैं और वो डेली बेसिस के रूटीन को प्रभावित और किसी न तरीके से प्रकोपित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि वस्तुतः यहाँ के अधिपति शनि जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है या व्यक्ति को अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, या कई बार दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चुनने में व्यक्ति को दिक्कत होती है।
किसी न किसी तरीके से ये समस्या बनती है। वस्तुतः एक बात और बता दूं तो व्यक्ति का कर्म क्षेत्र कभी भी उज्जवल ही है, क्योंकि गुरु और चंद्रमा बैठे हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। गुरु यहाँ 3 नंबर में बैठे हैं, इस कारण से थोड़ी समस्या होगी। सूर्य यहाँ 12वें शत्रु की राशि में बैठे हैं, इस वजह से दिक्कत होगी, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी। कारण है क्या? क्योंकि पंचम भाव के अधिपति चतुर्थ में आकर के दशम को देख रहे हैं। दशम भाव के अधिपति यहाँ पे गुरु दशम में बैठे, मतलब करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुंडली बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि शनि भी बाहर भाव के अधिपति, विदेश भाव के अधिपति होकर के लग्न में आकर के आपके प्रभावों को थोड़ा कमज़ोर और क्षुब्ध करेंगे, चिंतित करेंगे, आपके काम में रुकावटें डालेंगे, पर वो एक नेचर है उनका। और दशम भाव पे शनि की दृष्टि से व्यक्ति को सरकारी लाभ मिल जाता है, पिता का लाभ भी मिल जाता है। वैसे पिता का क्षेत्र में थोड़ा कमज़ोर अवश्य ही देख रहा हूँ। चंद्रमा जन्म कुंडली में उच्च के हैं और इस भाव के अधिपति अष्टम में। भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख व्यक्ति को देर से मिलता है या मशक्कत करनी पड़ती है, या अगर हो सके तो मैं ये कहूँगा कि अपने बल पे ना करके अपने बल पे ही करिए, पर अपने नाम पे ना लेकर के किसी, जैसे माताजी के नाम पे ले सकते हैं या फिर अपनी पत्नी के नाम पे या बच्चों के नाम पे ले सकते हैं, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस कुंडली के लिए 8 अंक और 4 अंक दोनों अच्छे रहेंगे, अंक विज्ञान के आधार पे। दिशा उत्तर और पूर्व अच्छी रहेगी। दिन मंगलवार और गुरुवार बहुत अच्छे रहें। आपकी कुंडली में धन कमाने के लिए अगर जाना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा बहुत अच्छी रहे, या आग्नेय कोण, मतलब दक्षिण और पूर्व बहुत अच्छा रहे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मैं जो देख रहा हूँ उसमें सूर्य आपकी कुंडली में थोड़े कन्फ्यूज़न में रहेंगे। नीच के हैं, लेकिन उनका नीच भंग बहुत कमज़ोर वाला होगा। कारण है क्या? क्योंकि हालांकि शनि यहाँ बैठ करके इनका दूसरे तरीके से नीच भंग करेंगे, लेकिन शुक्र भी नीच के हैं, इस वजह से सूर्य को अतिरिक्त बल नहीं मिलेगा। इस कारण से सूर्य का प्रभाव कमज़ोर होगा, जिसके कारण पिता को दोहरी जो है वो निगेटिविटी मिल रही है, या व्यक्ति के आत्मबल को या व्यक्ति के रिसर्च के क्षेत्र को कमज़ोरी मिलेगी। हालांकि व्यक्ति के बुद्धिमानी पे संदेह नहीं किया जा सकता और न ही उसके ब्रिलियंट होने पे संदेह किया जा सकता है। ये इतनी सी बात है। डॉक्टर योग कैसे बनता है? जन्म कुंडली के 6वें 8वें अगर मंगल और शनि का संबंध हो जाए तो निसंदेह डॉक्टर योग बनते हैं। जैसे अष्टम भाव के अधिपति शुक्र पे शनि की दृष्टि है और जन्म कुंडली में दूसरे भाव पे गुरु की दृष्टि और दूसरे भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि, लेकिन दूसरे भाव के अधिपति का 6वें में जाना दारिद्र दोष लगाता है, जो व्यक्ति के जीवन के आरंभ को कष्टप्रद बनाने के लिए कई बार परेशान करता है या फिर ऐसी स्थितियों का निर्माण करता है। भाग्य भाव के अधिपति कमज़ोर होंगे थोड़े से, लेकिन चूंकि चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि और उस भाव के अधिपति वापस उसको देख रहे हैं तो रीगेन वो हो जाता है। शनि राहु केतु का प्रभाव लग्न में होगा तो आरंभ दिक्कत से होता है। लाभ भाव के अधिपति लग्न में और गुरु से केंद्र में, ये एक अच्छी बात होगी। चतुर्थ भाव के अधिपति 8वें में, यह अच्छा नहीं होता, इसे कुहू योग कहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को कई बार वो जो सुख मिलना चाहिए, जो मानसिक शांति वाली, वो थोड़ी कम सी होती है। नक्षत्र पे था मैं चंद्रमा रोहिणी के, बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत बढ़िया स्थिति में चंद्रमा बैठे भी हैं। इस वजह से धन की समस्या आपकी कुंडली में नहीं है। न संबंध, न इमोशन, न सद्भाव, न भाव, न प्रभाव, न कुप्रभाव, ऐसी किसी भी कुप्रथाओं से व्यक्ति युक्त नहीं है। मंगल बढ़िया बैठे हैं, उनके पास अनुभव बढ़िया रहेगा, मघा के हैं। बुध जो हैं वो जन्म कुंडली में बहुमुखी, बहुआयामी और तिकड़मी बना रहे हैं, चालाक बना रहे हैं। गुरु जन्म कुंडली में पूर्वाषाढ़ा के बैठे हैं, मैं समझता हूं कि उनके पास अनुभव बढ़िया होगा और आपको वो सुंदर व्यक्तित्व का बना रहे हैं, और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा समझदार और अपनी बात मजबूती से अपने करियर को लेकर के करियर ओरिएंटेड बना रहे हैं। ये गुरु का प्रभाव होगा, जिसके कारण व्यक्ति का समाज और व्यक्ति का जो सोशल स्टेटस है वो दोनों ही एक साथ आगे तीव्र गति से बढ़ते हैं। शुक्र जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपके पास कम से कम एक ये स्थिति रहेगी कि लाख परेशानियों के बाद भी व्यक्ति अपने अनुभव, अपने साहस से आगे बढ़ जाता है। शनि थोड़े मंद और थोड़े व्यय, हालांकि विदेश में जाने के भी योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बन रहे हैं। थोड़े देर से बनेंगे और थोड़ी मुश्किलें भी रहेंगी, पर आप चाहें तो वहाँ भी प्रयास कर सकते हैं। शनि के लग्न में बैठने के कारण ये बात बोल रहा हूँ। राहु आपकी कुंडली में ठीक है, क्योंकि चंद्रमा उच्च के हैं और पंचम स्थान में बैठे हैं। हालांकि राहु यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि नीच के ग्रह के साथ और किसी भी शुभ ग्रह से प्रभाव, हालांकि केंद्र के राहु खराब नहीं होते, लेकिन इस भाव के राहु अच्छे नहीं होते। इस वजह से अगर वहीं यहाँ और यहाँ बैठे होते तो इनकी स्थिति अच्छी होती। यहाँ पे भी जो है वो थोड़े गड़बड़ ही कर रहे हैं, यहाँ पे भी जो है वो थोड़े गड़बड़ कर रहे हैं। आप मंगलिक वगैरह में से
मंगलिक लग्न कुंडली से तो नहीं है, लेकिन चंद्र कुंडली से मंगलिक हैं, नवमांश कुंडली से मंगलिक हैं, और यहाँ तो चलो कोई बात ही नहीं है। आपकी कुंडली में सबसे खराब और कमज़ोर सूर्य हो रहे हैं, जिसको ठीक करना आपको सबसे पहले आना चाहिए। उसके लिए मंदिर का दर्शन, सूर्य को अर्घ्य, रविवार को नमक का सेवन बंद, रविवार को अगर हो सके तो 11 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, अपने से बड़ों का सम्मान, गाय को रविवार को हरा चारा खिलाना, गाय को छू करके प्रणाम कर लेना, मृतिका से स्नान करना, गाय, गंगा और ग्रंथ का इस्तेमाल अपने जीवन में बढ़ाइए और उनका जो है वो अपने जीवन में पादार्पण करिए। गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ, हालांकि चंद्रमा आपका ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में सूर्य के कमज़ोर होने के कारण मैं ये उपाय बता रहा हूँ। उसके साथ साथ व्यक्ति जितना ज़्यादा हो सके नियम से जिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मंगल बहुत अच्छे हैं, शुक्र बहुत अच्छे हैं षडबल में, क्योंकि दशम स्थान में, सप्तम स्थान में शुक्र खराब नहीं होंगे, नीच के हैं। राहु के साथ नहीं बैठे होते तो व्यक्ति जो है वो कई बार खर्चीला नहीं होता। हालांकि आप हैं नहीं, मीन लग्न के बैठे हैं आपकी कुंडली में, तो मैं समझता हूँ कि व्यक्ति दार्शनिक होता है और किसी से इसको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होती। व्यक्ति बुद्धिमान है, यशस्वी है, गुणकारी है और अपने ही काम पे फोकस उसका ज़्यादा रहता है। ये चीज़ आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूँ। गुरु का प्रभाव जो है वो जन्म कुंडली में यहाँ के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ के लिए भी सामान्यतया है, और यहाँ के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो व्यक्ति को इतना ज़्यादा आगे बढ़ने वाला बना देगा कि व्यक्ति किसी भी तरीके से जिस भी क्षेत्र में अगर जाना चाहे। वैसे इनकी कुंडली में सर्जन बनने के योग बड़े अच्छे बनेंगे, ये बात मैं देख रहा हूँ, ये स्थितियाँ बनती हैं। दशमांश के बाद आपकी कुंडली में अगर मैं तत्वतः आपकी कुंडली में बात करूँगा तो एक एक ग्रह को यहाँ देखता हूँ, तो सूर्य आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं और बुध की स्थिति दोनों तुला राशि में बैठे हैं। तुला राशि वायु तत्व की राशि है और ये सूर्य जो होते हैं वो अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो ना चाहते हुए भी उनको अच्छा परिणाम देना पड़ेगा। रिसर्च वाले क्षेत्र में और विदेशों से संबंध बनाने में सूर्य की दशा आपको काम करेगी। चंद्रमा आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हैं, वृषभ राशि स्थिर राशि होती है, भूमि तत्व की राशि है और वो ठीक है। मैं समझता हूँ कि तीसरे भाव के चंद्रमा कभी भी खराब नहीं होते। मंगल अग्नि तत्व के ग्रह और जन्म कुंडली में सिंह राशि में बैठे हैं, अग्नि तत्व की राशि में अग्नि तत्व का ग्रह बैठेगा तो साहस, बल, पराक्रम, यात्राएं और प्रतियोगिता आदि में सफलता प्राप्त कराने के योग जागृत करेगा, जो मंगल का प्रभाव, क्योंकि गुरु से प्रभावित भी है तो मंगल की दशा आपके लिए कमज़ोर नहीं जाएगी। बुध के बारे में मैंने बात करी, वो जो है वो एक ऐसा ग्रह जो निश्चित रूप से अष्टम भाव में कभी कमज़ोर नहीं होता, लेकिन नीच के सूर्य के साथ बैठने के कारण और पापक ग्रह या क्रूर ग्रह के साथ बैठने के कारण उसकी क्रूरता थोड़ी बढ़ेगी। इस वजह से वो कई बार आपको थोड़ी बहुत परेशानी और चिंता में ग्रसित कर लेता है। इसका निगेटिव सेंस ये होगा कि व्यक्ति चीज़ों को टाइम पे भूल जाता है। इस वजह से गणेश जी के मंदिर का दर्शन और किसी मंदिर का दर्शन आपको लाभ उसमें पहुंचा सकता है। गुरु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठेंगे और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली के लिए वो अच्छे भी हैं। वायु तत्व के ग्रह होते हैं, अग्नि तत्व की राशि में बैठे हैं, खराब नहीं है, उनको सपोर्ट मिल रहा है तत्वतः। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में ठीक है, बहुत अच्छे हैं, तत्व से वो सामान्यतया बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। भूमि तत्व की राशि में भूमि तत्व का ग्रह बैठा है तो खराब नहीं है, लेकिन नीच का है और राहु के संग बैठा है, इस वजह से नेगेटिव ही होगा और खर्च ज़्यादा करवाता है, उसके ऊपर खर्च करना पड़ता है, ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं। शनि आपकी कुंडली में लग्न में मीन राशि जल तत्व की राशि होती है और ये वायु तत्व के ग्रह होते हैं और निश्चित रूप से थोड़ा सा वहाँ पे इनबैलेंस होने की स्थिति होगी, जिसके कारण वो कई बार व्यक्ति के जीवन में मेहनत ज़्यादा करवाने के लिए मजबूर करते हैं और आपके प्रभावों को कमज़ोर करेंगे, निगेटिव सेंस में लेके जाते हैं। कई बार व्यक्ति प्रैक्टिकल हो जाता है, चीज़ों को भूल जाता है और कई बार व्यक्ति निर्वैरी हो जाता है, ऐसा भी होता है। सूर्य और चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, ये कुंडली निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। चंद्रमा के बाद मंगल और बुध में से मंगल की दशा में व्यक्ति जो है वो थोड़ा बालकपन करेगा। बुध की दशा में अनुभव प्राप्त करने पे ध्यान देना चाहिए। गुरु और शुक्र और शनि ये आपकी कुंडली में अनुभवी हैं, पर इनसे आपको इन दशाओं में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और करना भी चाहिए। राहु और केतु वैसे आपकी कुंडली में कभी भी दशाओं में कमज़ोर नहीं है, पर ये निश्चित रूप से किसी नीच के ग्रह के साथ नहीं बैठे होते तो और भी ज़्यादा अच्छाइयाँ इनकी देखने को मिल जाती। जो भी आपने कमज़ोरी पाई, जो भी आपको लाभ मिला, ये राहु के ही कारण मिला। क्यों? क्योंकि अवस्थागत ये आपको परिणाम देने वाले ही बन रहे थे। क्लियर है? इतनी सारी चीज़ें आपकी कुंडली में अगर मैं बल वगैरह की चर्चा करूं तो ग्रह नक्षत्र नामाक्षर षडबल वगैरह के आधार पे, बिनसोपक बल के आधार पे मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो छठवें भाव में मैंने शुरू में बात कही थी और अभी देख भी रहा हूं तो मंगल की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, शनि की स्थिति और
गुरु की स्थिति भी ठीक है, मतलब ग्रह कमज़ोर नहीं है, सभी ग्रह संतुलित हैं। और इसमें गुरु, शुक्र और शनि की स्थिति थोड़ी कमज़ोर बन रही है, लेकिन इन सबको ठीक करने के लिए आपको मात्र सूर्य को ठीक करना होगा। जो उपाय बताए हैं वो करते रहना चाहिए, बाकी की चीज़ें स्वतः ही धीरे धीरे गुरु की दशा से ठीक होने लगेंगी। ये बात बताई मैंने। नक्षत्र वगैरह बता देना है, तो आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूँ उसके आधार पर पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, स्वाति, हस्त, अनुराधा, रोहिणी, श्रवण, पुनर्वसु और पुष्य, ये अच्छे रहेंगे। कोई भी काम करना हो तो गुरुवार का दिन और मंगलवार का दिन अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए मंगल बहुत अच्छे होते हैं, चंद्रमा भी अच्छे होते हैं, गुरु तो अच्छे होते ही हैं, बुध इस कुंडली के लिए बाधकेश हो जाते हैं, और शुक्र इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। ये मेहनत ज़्यादा और खर्च ज़्यादा और व्यक्ति से ऊर्जा का क्षरण करवाते हैं। ये काम यहाँ भी हो रहा है। अपने वीर्य की सुरक्षा आवश्यक है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।